जबान नहीं बदलती। देखिए क्या है, सपा खून नहीं संदूर है। सपा के रगों में एजेंट लोग हैं या कांग्रेस के जो एजेंट हैं, हम तो कोई पार्टी के तो आदमी है नहीं, हम तो किसी बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं ना भाजपा का व्यक्ति हूँ, ये एजेंट है भाई एजेंट की बात कर रहे हैं, तभी बार बार भाजपा को बुराई कर रहे हैं। नाम नहीं लिया, मैं भाजपा का आदमी तो हूँ नहीं, भाजपा के एजेंट है, भाजपा का आदमी नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं आम जनमानस हूँ। मैं भाई हमें जो दिखाई देगा सरकार का हम उसी का तो लाएंगे। अच्छा ये राम को कौन लाया? अरे मोदी जी राम को लाए, हम उनको लाएंगे। कौन राम को लाइए भाई सर, भाई मोदी जी लाए भाई। एक नई इनकी कहानी, आस्था देखिए, इनकी आस्था देखिए, इनकी कहानी समझिए। राम को मोदी जी लाए। इनकी कहानी सुनिए, ये प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं, आप बताइए, अगर जो है अभी तक जो है पूरा हिंदुस्तान का हर असल जानता है कि वहाँ पे राम मंदिर था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने प्रोपेगेंडा फैला के वहाँ गोलियां चलवाई, इतना ठुकवाया, इतना हिंदुओं ठुकवाया, हिंदू किल्ली मारता हिंदू थे मुसलमान थे। फिलहाल नहीं करूंगा, लेकिन हमें तो भाई जो अभी प्रेजेंट की सरकार है हमें बहुत अच्छी लगी। और भारत राम को कौन लाया? द बेस्ट है। राम को कौन लाया? इनका एक सवाल है, जवाब दो पहले। राम को लाने वाला किसी धरती पर पैदा नहीं हुआ है, लेकिन मोदी जी ने नहीं कहा है। ये तो नहीं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भाई बताइए ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको। इन लोग मुद्दे को बेचारा अगला विषय के बारे में सोच रहा है कि हम क्या करेंगे, वो सस्ता ही लें, और इन लोग सिर्फ उसी मस्जिद पे फंसे पड़े हैं अभी। बिल्कुल नहीं, मंदिर का जो प्रोग्राम हो चुका है, मंदिर की बात नहीं हो रही है। आप ही लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मोदी जी और मंदिर बनाए, अरे हम कर रहे हैं मोदी मंदिर बनाए। ये मंदिर जो है अपनी आस्था है, मंदिर के गुप्ता जी को अपनी बदौलत से मुख्यमंत्री नहीं बनी, वो केवल जो है माननीय मोदी जी के और माननीय अमित शाह जी की कृपा से बनी है। ये बात समझनी है सरकार को भी और वर्तमान सरकार को भी, और जो सरकार में नहीं है विपक्ष को भी, कि कानून जो है किसी की मर्जी से नहीं चलेगा। वो असहायों के लिए एक सुरक्षा का कवच है, लेकिन इसे एक अस्त्र नहीं बनाया जा सकता गरीबों के लिए। काना अपनी आंख न देखे, दूसरों को पल पल निहारे, यही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। बीजेपी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी थी और कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल की शीश महल वाली राजनीति उसको रास नहीं आ रही है, अब कहीं न कहीं खुद के गिरेबान में नहीं झांक रही है, और अब वहाँ की सीएम रेखा गुप्ता अपने लिए फूल कुमारी निवास बनवा रही है। तो आइए हम यहाँ पर लखनऊ की जनता से बात करेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है, क्या कुछ विचार है। इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं आतिश कुमार नाम है हमारा। आतिश जी, ये बताइए कि बीजेपी की जो सीएम बनी है दिल्ली में नई मैडम को अब चाहिए 24 AC। मैडम को अब एक कोठी में या एक महल में नहीं रहना है, अब उनको दो जो है निवास चाहिए, और वो दोनों को आपस में मर्ज कराएंगी। एक में मैडम खुद रहेंगी और एक में मैडम के जो है नौकर चाकर रहेंगे। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो सरकार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की है, मैं तो कोई पार्टी का व्यक्ति तो हूँ नहीं, आम जनमानस हूँ। अभी मैं फिलहाल वहाँ पे दिल्ली में था। रही बात, जहाँ तक केजरीवाल ने 10 वर्षों तक 2 पंचवर्षीय वहाँ पे जो कार्यकाल किया, उससे तो जनता भली भांति परिचित है। और जो आपने ये विषय रखा कि 24 AC चाहिए और नौकर के लिए अलग चाहिए, वो तो सरकार का जो सीएम बनता है उसका एक प्रोटोकॉल होता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका भी एक प्रोटोकॉल है। तो उस प्रोटोकॉल में 24 AC या 14 AC या 4 AC हो, वो लगना तो अनिवार्य है, ठीक है। और ये विपक्ष के जो लोग हैं उनको कुछ मुद्दा तो मिल नहीं रहा है। अब AC का मुद्दा मिल रहा है, पंखे का मुद्दा मिल रहा है, तो इस प्रकार की बातें जनता सब जानती है। जब से भारतीय जनता यमुना, भैया सुनिए, चलिए ठीक है, मान रहे बहुत गर्मी है, मैडम जी नहीं रह पाएंगी, मैडम जी 24 AC लगवा लेंगे, लेकिन मैडम जी को 3 झूमर भी चाहिए। तो क्या मैडम जी के आवास में अगर 3 झूमर नहीं लगेगा तो क्या दिल्ली का विकास नहीं होगा? मैडम जी झूमर की डिमांड क्यों कर रही हैं? देखिए, मैडम ने जो इस झूमर की डिमांड किया है, जो भी AC का डिमांड है, वो तो प्रशासनिक है। जो उनके प्रोटोकॉल में आता है, उनको वो लिखने को 100 AC लिख दें या 5 AC लिख दें, जो सरकार के द्वारा मिलता है, केंद्र के द्वारा जो निर्गत कराया जाता है, उतना ही मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई 100 लिखवा दे। अखिलेश जी थे जब यहाँ मुख्यमंत्री यूपी में, और
यहाँ की स्थिति आप तो 2017 पहले भली भांति जानती है, कितना अच्छा माहौल था, कितने अच्छे लोग थे, कितने अच्छे विचारधारा के लोग थे, है ना। और दिल्ली भी आप जाइएगा, वहाँ पे केजरीवाल का डंका बजता था, कहते थे भाई आज अब केजरीवाल फिर आएंगे पुनः। केजरीवाल की सीट जाके शून्य हो गई, क्योंकि जनता उनको परख चुकी थी 10 वर्षों में, और उन्होंने इतना गंध फैला रखा था दिल्ली के अंदर, सड़कों पर इतना सड़ान पैदा थी, इतना सड़ान पैदा थी कि जिससे कि जनता एकदम इतना दुखी थी। और वहाँ जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहला काम यमुना सफाई का अभियान प्रारंभ हुआ। इसके बाद सरकार ने अपना जो मुख्य चीजों का वर्णन किया था पत्रों के माध्यम से, पत्राचार किया था, उसको बेहतर तरीके से वो अपना काम प्रारंभ कर दिया है। और रही बात, ये लोग कहने कुछ भी कहें, ये सिर्फ प्रोपोगंडा है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की पार्टी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी समाज की पार्टी है। ये सिर्फ जो आम आदमी पार्टी सिर्फ जातिगत राजनीति करती है, कांग्रेस है जातिगत राजनीति करती है, बसपा हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो। ये लोग तो कहते हैं कि मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाते हैं। देखिए, मोदी जी इसी पे जो है भगवान को लेकर के जो है आगे बढ़ रहे हैं, इसी पे वोट मांगते हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं, वो रोजगार पे बात नहीं करते, वो शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, वो विकास से बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। बताइए, ये सब बोलते हैं। अच्छा, हमें एक बात बताइए आप लोग कि आप लोग मीडिया से हैं। हाँ हैं। और भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा, सबका साथ सबका विकास। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ये लोग कहते हैं कि वो अडानी का साथ और अडानी का वो विकास करते हैं खाली, बस, और कोई नहीं, उनको कोई और नजर नहीं आता है। आम जनता की मूलभूत समस्याएं क्या है, उनको उनसे मतलब नहीं है। देखिए बोलते हैं भैया। देखिए महोदय, सुनिए पत्रकार बंधु, कारपोरेट एक हमारे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और कारपोरेट को हम साथ नहीं लेके चलेंगे तो व्यवस्था तो बिगड़ जाएगी। क्या सपा शासन काल में कारपोरेट नहीं था? कांग्रेस में नहीं था? किस सरकार में नहीं था जिसमें कारपोरेट की सहारा नहीं लिया? भैया कुछ कहना चाहते देखिए, अर्थव्यवस्था की बात भाई साहब कर रहे हैं, कारपोरेट से अर्थव्यवस्था बनती है, तो प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ के अडानी जी को दे देना चाहिए देश, और देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। भाई साहब ये बताइए कि झूमर उमर बोल रही रेखा गुप्ता कि मेरे यहाँ 3 झूमर लगा दो, और मैं बर्तन धोती हूँ तो मेरे हाथ जो है दर्द होने लगते हैं, तो मुझे वो ऑटोमेटिक मशीन नहीं होती इलेक्ट्रिक वाली, तो मुझे वो दे दो, और मुझे 24 AC चाहिए, 80 पंखे चाहिए, मतलब ये सब उनको चाहिए। भाई साहब अभी मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल बता रहे थे, तो केजरीवाल का कोई प्रोटोकॉल नहीं था। उसे अपनी चाटुकार मीडिया के जरिए शीश महल का नाम दे दिया, करोड़ों की बाथरूम दिखा रहे थे, वो प्रोटोकॉल नहीं था। बेशरम लोग हैं जो व्हाट्सएप से आता वही बोल देते हैं। कौन बेशरम है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम जो है सिर्फ कहना है, करना कुछ नहीं है। आज तक भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से ग्राउंड का कार्यकर्ता तक ग्राउंड लेवल का सिर्फ कहता है, करता कुछ नहीं है। यही PM नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ये लोग कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया है, और हम जो है क्या बोलते हैं काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का विकास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है तमाम लोगों को। क्या बता रहे हैं ये लोग? तो भाई ये लोग इतने तेजस्वी लोग हैं, ये लोग तो कहते हैं राम को हम लाए हैं। हाँ। कहे थे कि नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि राम को हम लाए हैं। हाँ। तो ये इतने तेजस्वी लोग हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। कहाँ कहे थे? मतलब हमको वो बड़ी पूरे लखनऊ में वोटिंग देखा था, 2 फुट का अगर प्रभु राम लाए हम उनको लाएंगे। गाना बना था भैया, जो राम को लाए हम उनको लाए। 2012 के पहले और 2014 के पहले कांग्रेस सपा की गठजोड़ सरकारें थी, और ये जिस रोड पे आप आज खड़ी है, इस रोड की स्थिति क्या थी? आप 2012 के पहले की मीडिया उठा के देखिएगा, वीडियो बना के आप मुझे बताइएगा। वो दिखाइए। और सुनिए, सपा मोदी जी अनेक बात बना है, सुनिए, ये जनपद मार्केट मोदी जी के यहाँ अनेक बात बना है। और हम जो कपड़ा पहने हैं उससे पहले पत्ता पहनते थे पेड़ पे, केले का पत्ता पहनते थे। मोदी जी जब से आए हमको कपड़ा मिल गया पहनने के लिए। भाई साहब जो बोल रहे हैं, इनके पास जबान नहीं थी, 14 के बाद मोदी जी आए, इनको जबान दे दिए। भैया जो गुलाम थे भाई साहब, भाई देश की एक सांसद कहती है 14 में आजाद हुए। कौन से सांसद? अच्छा, अरे हीरोइन है, 14 में आजाद हुए। वैसे उनके भक्त लोग फिसल गई होगी, जबान नहीं फिसलती। देखिए क्या है, सपा खून नहीं संदूर है, सपा के रगों में एजेंट लोग हैं, या कांग्रेस के जो एजेंट हैं, तो कोई पार्टी के तो आदमी है नहीं। हम तो किसी बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं ना भाजपा ये एजेंट है भाई, एजेंट की बात कर रहे हैं, तभी बार बार भाजपा को बुराई कर रहे हैं। नाम नहीं लिया, भाजपा का आदमी तो नहीं, भाजपा के एजेंट है, भाजपा का आदमी नहीं। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं आम जनमानस हूँ। मैं भाई, हमें जो दिखाई देगा सरकार का, हम उसी का तो बनाएंगे। अच्छा ये राम को कौन
कौन लाया? अरे मोदी जी जो लाए राम को लाए हम उनको लाएंगे। कौन नाम को लाया ये बताइए। भाई सर भाई मोदी जी लाए भाई एक नए इंसान की इनकी कहानी, ये आस्था देखिए, इनकी आस्था देखिए। इनकी कहानी समझिए। राम को मोदी जी लाए हैं। इनकी कहानी सुनिए, ये प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं, आप बताइए अगर जो है अभी तक जो है पूरा हिंदुस्तान का हर शख्स जानता है कि वहाँ पे राम मंदिर था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने प्रोपेगेंडा फैला के वहाँ गोलियां चलवाई, इतना ठुकवाया, इतना हिंदुओं को ठुकवाया, हिंदू किल्ली मारता कौन फिरा ठुकवाया? बता पूछो। मुलायम तो हिंदू थे मुसलमान थे? वो तो हिंदू थे लेकिन टोपी लगा दी। हिंदू हाँ, अभी ये लोग सऊदी में कलमा पढ़ने लगे कब गए थे टोपी लगा के? जल्दी गए थे। देखिए क्या है कि जो लोग कह रहे हैं टोपी लगाए थे मोदी जी, उनकी 4 आंखें थी। जो कह रहे हैं टोपी लगाए थे मोदी जी, उनकी 4 आंखें थी। सोते वक्त भी मोदी याद आता है क्योंकि मोदी ने भ्रष्टाचार पे लठ बजाया, भ्रष्टाचार पे लठ बजाया। और रही बात जहां तक भारतीय जनता पार्टी हो या कोई पार्टी में बात वैसे फिलहाल नहीं करूंगा, लेकिन हमें तो भाई जो अभी प्रेजेंट की सरकार है हमें बहुत अच्छी लगी। और राम को कौन लाया? द बेस्ट है। राम को कौन लाया? इनका एक सवाल है, जवाब दो पहले। राम को लाने वाला किसी धरती पर पैदा नहीं हुआ है। मोदी जी कहते हैं हम लाए। मोदी जी ने नहीं कहा है ये तो नहीं। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भाई बताइए ना। मैं बता रहा हूँ ना आपको। अभी क्या कहना चाहता है इसमें? देखिए ये कहने को आदमी कुछ भी कहता फिरे, ठीक है ना, कुछ भी कहता फिरे, इससे मतलब नहीं है। जो सरकार जब 2014 के पहले थी उसकी स्थिति क्या थी, और जब ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सर्वोपरि पालन किया गया और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, और इसमें मोदी जी क्या योगदान है? मोदी जी का योगदान हम आप बता रहे हैं। मोदी जी का योगदान जो है उसको मैं आप बता रहा हूँ। भैया जी थोड़ा सा आप वेट करिए, 2 मिनट हमें बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। देखिए मोदी जी जो व्यक्तित्व उनका है, विचारधारा जो उनकी है, उनके जैसा तो ना कोई था, ना कोई है, ना कोई आने वाला है। जब तक वो है तब तक तो भाई समाज में सबका साथ सबका विकास होगा। रही बात की परिभाषा है। रही बात जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। और सुनिए, जो राम की प्रतिष्ठा कराया, राम को पुनः वहां पे कॉरिडोर बनवाया, तो मोदी जी ने कराया। मोदी जी का एजेंडा था। समाजवादी पार्टी की कई लगभग 2 पंचवर्षीय सरकारें थी। आप बताइए कितने लोगों के लिए उन्होंने गोली चलवाई, लठ बजवाया। एक मिनट ये कह रहे हैं सबसे पहले वहाँ पे जो राम मंदिर जन्मभूमि में ताला किसने तोड़वाया? इनसे पूछो जरा, पूछो कौन ताला तोड़वाई से? देखिए किसने तोड़वाया, पहले पूछिए इनसे। देखिए अब देखिए, सुनिए हमारी बात। आवाज़ अच्छी आ रही है। ये केवल जो है मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू वाली ये छोड़ दें और दोहरे मापदंड और चरित्र की बात करना छोड़ दें। जो जिसने संघर्ष किया उसको देखिए, कोई जो इतिहास देखिए, नहीं है, जो मौके पे चौका मार दिया। इतिहास नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं है। राजीव गांधी ने कितना संघर्ष किया, भैया उन लोगों ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस 70 साल तक राज किया। 70 साल कांग्रेस थी, एकता का गठबंधन था, क्यों नहीं किया भाई बताओ? कोई लाइन बताओ। अभी ये कह रहे किया गया, अभी ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना। अभी ये इन्होंने कहा ना, हाँ। तो उसमें मोदी जी का क्या योगदान है? अब भैया उन्हें पूछा तो मोदी जी आगे- देश के इतने महान नेता हैं कि वो राम को ला सकते हैं, हाँ। तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। वो इंसान नहीं है, हाँ। वो महामानव है। हाँ। इतने महान है मोदी जी। अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन नोटों पर, पैसों पर, भारत की करेंसी पर गांधी जी को तो हटाकर आप लोग मोदी जी आ जाएंगे। अभी आप लोग कह रहे हैं मोदी को भगा देंगे, सत्ता से भगा देंगे, अब कह रहे हैं नोटों पे मोदी जी के इतने तेजस्वी लोग हैं, अच्छा। इतने आतताई हैं अच्छा। कि ये राम को ला सकते हैं। अब मुझे उन राम पर आस्था रखने वालों पर एक सवाल है, आपकी आस्था कहाँ मर जाती है? हाँ। जब प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री इस देश के हिंदुओं का राम का अपमान करता है, तो आस्था कहाँ मर जाती है? क्या प्रधानमंत्री ने अपमान किया? राम को लाए हैं, अच्छा। राम को प्रधानमंत्री की हैसियत है, वो राम को ला सकते हैं। हाँ। उनकी हैसियत है। देखिए ऐसा है, ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ये लोग, नहीं, आप आप ये कह रही बताइए है। जो है राम मंदिर बनने के पहले हाँ। भी सरकार रहा करती थी, हाँ। लेकिन जो किसी ने जो हम राम मंदिर के बारे में सोचा भी नहीं। हाँ। आप जो बार बार कह रहे हैं नरसिम्हा राव या जो भी कांग्रेस सरकार में नरसिम्हा राव ने, नहीं, राजीव गांधी की बात बता रहे हैं। हाँ राजीव गांधी ताला खुलवाया था, जो भी खुलवाया था। अरे मैं
कह रहा हूँ, अगर ताला खुलवाया था इसका मतलब आपको उसमें आस्था थी। तो अगर आस्था थी तो हमने मंदिर क्यों नहीं बनवाया? आप केवल वोट बैंक के चक्कर में राजनीति, एक विशेष वर्ग को खुश करने के चक्कर में आप राजनीति करते हैं। विशेष वर्ग, अरे एक विशेष वर्ग है और कौन वर्ग है? आपको नहीं पता है कांग्रेस किसके ऊपर टिकी है? कांग्रेस सपा किसके ऊपर टिकी है? जब नरेंद्र मोदी जी आए उसके बाद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया कि ये जो है पूरी सुनी। राजीव गांधी मारे नहीं गए होते तो उस समय जिस समय ताला टूटा था उस समय ही बन गया होता। समझ रहे हैं? इनको इतिहास पता ही नहीं, पहले पढ़े हैं ये, जहाँ जिन शाखाओं में पढ़ते हैं उसमें ये नहीं पढ़ाया जाता राजीव गांधी का त्याग और समर्पण और बलिदान। जो गांधी परिवार को बुरा भला कहने वाले लोग हैं उनका इतिहास पहले बहुत नरमी से, बहुत अच्छे से पढ़ें। और मैं अपील करता हूँ शाखाओं में भी गांधी परिवार के इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए कि उन्होंने कितना त्याग किया है और आरएसएस ने कितना त्याग दिया है भारत को आज़ाद कराने में। वो कहाँ खड़ा है अभी तक? नागपुर के जो उसका मुख्यालय वहाँ पे तिरंगा फहराया नहीं जाता था। अभी उन्हीं का एक कोई बड़ा नेता उसने बयान दिया कि भारत का झंडा हटा करके भगवा झंडे को राष्ट्रीय झंडा बनाया जाना चाहिए। अभी उसी पार्टी का एक नेता ने कहा कि जो है जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी सबको हटाया जाना चाहिए। तो हम कहाँ पे हैं, किस जगह पे खड़े हैं? पहली बात तो इन लोगों को कोई इतिहास ही नहीं पता है, सब झूठ बोलते हैं, सब प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। बिल्कुल इतिहास के बारे में बहुत जानकारी है, कुछ नहीं पता, ये जो है झूठ बोलते हैं। केवल जो राजीव गांधी बता रही ताला करवाए हैं, जो ये करवाए वो करवाए हैं, संविधान भी था, कोर्ट भी था, लेकिन इनको जो अभी तक इनको ये समझ में नहीं आया कि जो हमारी आस्था का केंद्र है राम मंदिर, जो हमारे आराध्य हैं, आप लोग जो उनके बारे में नहीं सोचे, वो बेचारे खुले आसमान की तरफ रहते रहे। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ अगर नरेंद्र मोदी जी तो राम मंदिर का फैसला नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, क्रेडिट नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं जाएगा? जिसकी सरकार होगी उसकी क्रेडिट जाएगी, वो क्रेडिट लेगा। इसका मतलब न्यायपालिका प्रधानमंत्री के अंदर काम करता है, इनका कहने का मतलब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो संविधान को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट लोग आप मांग कर रहे हैं। देखिए ये सेकुलर लोग हैं, ये केवल जो है जब कोई बात कर जब जजमेंट करने की बात आएगी तब ये कहेंगे कानून की बात, अरे सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे जब, लेकिन उसके बाद जब काम आएगा सामने तो कहेंगे नहीं हम कोर्ट को नहीं मानते हैं। ये इनका दोहरा मापदंड है और ये हर पब्लिक समझ चुकी है और पब्लिक समझ रही है, इसलिए इनके बहकावे में पब्लिक नहीं आएगी और फिर अगली बार मोदी जी आएंगे। रोजगार, महंगाई, इस पे कभी लोग बात करें भाई, इसके पहले भी इसके पहले राम मंदिर बन गया, अच्छी बात बन गया, ठीक है, आप पूछा, लेकिन महंगाई पे, रोजगार पे, ये सब कब बात करेंगे? नौकरी कब, जो बच्चे जवान घूम कब बात करेंगे? देखिए बिल्कुल बात करना चाहिए। रोजगार, महंगाई, रोजगार दिया आप लोग? अभी देखिए पुलिस की भर्ती 60,000 भर्ती जो पुलिस की हुई है उसमें 60,000 क्या करेंगे? रोजगार भर्ती का साल में हुई है। जब 4 किलो राशन हमको मिल रहा पेट भरने के लिए और उसको निकालने के लिए शौचालय मिल रहा तो क्या होगा? रोजगार। यही तो कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 किलो अनाज शौचालय दे दिया। तो प्रॉब्लम इनको ये नहीं पता कि जो हमारे देश का जो हमारे गृह मंत्री साहब बैठे थे उनसे जब उन्होंने सवाल किया शर्मा जी, उन्होंने कहा सही बात, ये मुद्दा है, महंगाई पे मुद्दा है कि दाल 200 रुपए किलो चल रही है, तेल 200 रुपए किलो चल रहा है, इसमें मुद्दा है ये चीज पे। इन लोग मुद्दे को बेचारा अगला विषय के बारे में सोच रहा है कि हम क्या करेंगे, वो सस्ता ही लें, और इन लोग सिर्फ उसी मंदिर मस्जिद पे फंसे पड़े हैं। अभी बिल्कुल भी मंदिर का जो प्रोग्राम हो चुका है, मंदिर बन गई, बात नहीं हो रही है कि आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मोदी जी और मंदिर का है। अरे हम कर रहे हैं मंदिर जो अपनी आस्था है, मंदिर पे बात ना करिए, आप मंदिर पे बात ना कीजिए, आप मंदिर पे सवाल ना उठाइए। आप जो है रोजगार पे बात करिए, भ्रष्टाचार पे बात करिए, लेकिन सवाल ना उठाइए कि मंदिर बन गया, ये हुआ, वो हुआ। मंदिर हो गया, आपको नहीं पता। मैं अयोध्या के पास के रहने वाला हूँ, खलीलाबाद संत कबीर नगर का। आज तक भी जितनी भी सरकार रही, आपने अयोध्या में डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? केवल आपने सेकुलर संविधान करते रहे। जो है क्या वहाँ पे और रोड नहीं बन सकती थी, वहाँ पे और डेवलपमेंट नहीं हो सकते थे, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं आ सकती थी? लेकिन नहीं, आपको चूंकि वहाँ राम मंदिर का मुद्दा था, अभी उठा देंगे तो एक विशेष वर्ग के लोग नाराज हो जाएंगे। अरे वाह भाई, अयोध्या में मेरा नाम आलोक कुमार यादव है। आलोक कुमार यादव। अच्छा आलोक कुमार जी, ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि पहले की जो सरकार थी वो कोई काम हम नहीं करके गई। आप बीजेपी जब से आई है 2014 से, तब से सब काम हो रहा है। अगर हम चाहें तो हम लिस्ट लंबा चौड़ा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गिना सकते हैं, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं आप? जी बहुत फोटो दिखा, फोटो तो ना दिखाइए। विश्वास ना हो तो मैं फोटो दिखा। इस बार जो है 2027 में
राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने जो है वो बनाएंगे सीएम? जी जी, पीडीए की सरकार बनाएंगे? 2027 में पीडीए की सरकार आ रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई रोक नहीं पाएगा इस बार। तूफान आंधी सब कुछ जलजला आ जाएगा इस बार। किसी के औकात नहीं माननीय जी मुख्यमंत्री औकात ही नहीं है। रोक पाएगी। ये ख्वाबों में जी रहे हैं, एक ख्वाबों में जी रहे हैं और जीते रहेंगे। अब की बार देखिएगा योगी जी की सरकार बनेगी और आने वाले समय भी योगी जी सरकार रहेगी। ये कहाँ कह रहे हैं जो आपकी जलजला, कहीं जलजला नहीं आएगा। और पब्लिक सब जान चुकी है, पब्लिक इन लोगों की हर चीज से वाकिफ है, हर जानती है कौन किसका विकास कर सकता है। योगी जी सभी लोगों को, सभी धर्मों को एक बराबर तराजू में तोलते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मुस्लिम हूँ। उन्होंने एक बेंच बना दिया, उस बेंच की कैटेगरी से नीचे जो भी आते हैं एक बेंच बना दिया। भाई इस कैटेगरी में आप जो लोग भी आएंगे, हो सकता है जनरल भी आ जाए, हो सकता है ओबीसी भी आ जाए, एससी भी, एसटी भी, जो आएगा उसको बराबर का अधिकार मिलेगा। ये कहीं नहीं कहा जाएगा कि तुम यादव हो तुमको नौकरी मिलेगी, तुम पंडित हो तुमको नौकरी मिलेगी। इसलिए फिर आपकी बात देखिए, जलजला नहीं देखिएगा, आपकी बार इनका पूरा सुफड़ा ही साफ हो जाएगा। बताइए। इनके कहने का मतलब, एक तो झूठी बात हमेशा करते हैं, झूठी बात बोलकर सरकार में आ गए। ये चले जाएंगे 27 में, देख लेना। 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, कागज लाइए स्टाम्प पेपर। अगर इनकी सरकार ना चली जाए तो कहना। जनता में आक्रोश है, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर। आज चलिए मान लिए एक इमेजिन कर लेते हैं कि भैया 2027 में मुख्यमंत्री बन गए अखिलेश यादव, तो क्या कुछ करेंगे जनता के लिए? आप तो मिलते रहते हैं, पता होगा। भैया तमाम प्रकार की जितने भी लिस्ट आपको गिनाना हम चाह रहे थे सुन नहीं पाए। क्या काम करेंगे? जैसे भैया जी 100 नंबर लाए, 102 लाए वो ला चुके हैं, हम सब देख रहे हैं, विकास हो रहा है, मेट्रो ला रहे हैं, सब ला रहे हैं, जनेश्वर बनवा दिया, हम सब जान रहे हैं। अब यदि जीत जाएंगे 27 में तो भैया जी क्या करेंगे? भैया जी आप तो मिल रहे हैं ना, फोटो तो दिखा सारे घोषणाएं करते हैं कार्यालय पर। आप लोग मीडिया वाले सब कुछ जानते हैं। चाहते कार्यालय पर हम जनता के बीच उतर की बात करते, कार्यालय में जाने वाला काम न्यूज पर देखते होंगे। भैया जी हमेशा करते हैं, सभी वर्ग को हम सम्मान देंगे, उनकी मूर्ति लगवाएंगे। जिस समाज का जो नेता बड़ा लीडर है, जो महापुरुष है। ये लोग कह रहे थे खाली यादवों को सम्मान करते हैं। भैया जी ने बोला, मतलब ऑन कैमरा बोलते हैं, नहीं करके भी दिखाएं, बोलते हैं सब ऑन कैमरा करके भी दिखाएं। 27 भैया की जब सरकार थी, आप गिन लीजिए, 10 साल से योगी जी की सरकार यहाँ यूपी में है, कितना काम किया। भैया का मुकाबला कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं ना। तो जब नहीं कर पाए तो आगे भी नहीं कर पाएंगे। इतना काम कर देंगे, आपको तो वादा कर रहे हैं। चलिए ठीक, आइए और लोगों से बात करते हैं। सतपाल जी ये बताइए, हम आपका नाम जान रहे हैं, रोज मिलते हैं हमसे, इसको काट देना एडिटर। ये बताइए कि अब दिल्ली की जो नई नवेली मुख्यमंत्री हैं, वो कह रही हैं कि हमको 24 एसी चाहिए, 80 पंखे चाहिए, बर्तन धोने के लिए ऑटोमेटिक मशीन चाहिए हमको, और सबसे बड़ी बात, हमको अपने जो हमारा महल है, जो हमारा फूल कुमारी निवास है, उसमें हमको चाहिए 3 झूमर। आप बताइए। आप मैं कह तो रहा हूँ, ये सरकारी झूठों की सरकार है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को कहा था ये आपदा सरकार है। ये कह रही अगर हम सत्ता में आ गए बीजेपी तो गरीबों के मकान उजाड़ देगी। किया मोदी ने वही किया जो आम आदमी पार्टी ने कहा। जो आम आदमी पार्टी ने कहा, लाइन बोल दीजिए, कुछ सुना दीजिए उनको। नहीं बस आप लाइन बताइए, रेखा गुप्ता के लिए कुछ बोलिए। मैं बोल दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री से शुरू करूंगा, मुख्यमंत्री तक आऊंगा। ठीक है। घर उजाड़ दिए। इन्होंने कहा था कि हर खाते में 2500 आएगा, गलत सुना आपने। इन्होंने दरअसल ये कहा था कि हर खाते से 2500 निकाले जाएंगे, ताकि हमको आपका नहीं अपना विकास करना है, अपने शीश महल का विकास करना है, अपने खर्चों। शीश महल तो उनका था ना, केजरीवाल का। नहीं तो अब आप देख लीजिए किस तरीके की डिमांड रख रही है मुख्यमंत्री की, मुझे ये चाहिए, मुझे इतना ये इस काम के लिए धन चाहिए। तो मैं कह तो रहा हूँ कि जनता थोड़ी सुनती कम है। जनता को ये कहा गया था कि 2500 रुपए आपके खाते से निकाले जाएंगे, क्योंकि हमें बड़े ऊंचे महल खड़े करने, शीश महल खड़े करने, अपने लिए सारे आराम की साजो सामान देखा खरीदने हैं। और इन्होंने कहा था हम 500 रुपए में गैस भी देंगे। तो कहीं ना कहीं आप में गैस देंगे। वहाँ दिल्ली में ये कहा था ना, गैस दी गई। आपने छीना क्या, ये बता देता हूँ। फ्री बसेस छीनी। वो जो आपके मोहल्ला क्लिनिक थे वो करीब बंद हो गए हैं। अभी थोड़े बहुत इक्का दुक्का दिखाई देते हैं। जो हाल सड़कों का पहले भी था, क्योंकि केंद्र में केजरीवाल की सरकार थी और वहाँ पे दूसरी एक पैरेलल सरकार मोदी की चलती थी। तो कहीं ना कहीं मोदी जो उनके बजट के
साथ बंदरबाट करते थे, ना वहाँ पे दिल्ली का विकास हो सका क्योंकि वो बाधा बने हुए थे नरेंद्र मोदी। अब तो आपकी सरकार है, डबल इंजन नहीं चौबल इंजन की सरकार है, दो सरकारें बैठी है, नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी है, ये रेखा गुप्ता की सरकार बैठी है। मगर मैंने आपको कहा ना, ये झुट्टों की सरकार है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा। आज दिल्ली में झोपड़ बस्तियाँ, छोटे पुराने साइड में जितने मकान है उन्हें उजाड़ दिया गया है। ये जनता के हितों की नहीं है बिल्कुल। बाकी आप भैया से बात करते हैं, भैया यहाँ पे खड़े हैं। अरे बता दीजिए, अरे कर्मचारी तो एक लाइन तो अपनी पसंद बता ही सकते हैं। देखिए ये सब यहाँ पे खाली देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं लेकिन बोलने में नहीं रहते हैं। चलिए अच्छा, आप बताइए कि जो है दिल्ली में अब रेखा गुप्ता कह रही हैं कि हमको भैया 24 AC चाहिए, 3 झूमर चाहिए और जो है 50 हमको TV चाहिए वो जो इंटरनेट से कनेक्ट होकर चलती है, और 80 पंखे चाहिए, बर्तन धोने वाली ऑटोमेटिक मशीन चाहिए। तो मतलब ये सब उनको चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको, क्या बोलेंगे कि सरकार जो है क्या कर रही है वहाँ पे? देखिए वो जो है रेखा गुप्ता जी कोई अपनी बदौलत से मुख्यमंत्री नहीं बनी, वो केवल जो है माननीय मोदी जी के और माननीय अमित शाह जी की कृपा से बनी है। और अगर ऐसे ही रवैया बनी रही तो भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, राष्ट्र की पार्टी है। अगर इनके क्रियाकलाप इस तरीके के रहेंगे तो उनको हटा भी सकते, हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, राष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी पहले तो बहुत उछलती थी कि अरविंद केजरीवाल शीश महल में रह रहे हैं, जहाँ झुग्गी है वहीं झुग्गी रहेगी। फिर कह रहे हैं कि तुमसे कोई नहीं कह रहा था कि तुम झुग्गी में रहो, क्यों तुम आए रेलवे की जमीन पे? बताओ, ये बदले असूर रेखा गुप्ता के? नहीं, रेखा ये बीजेपी में नहीं है। रेखा गुप्ता, एक मिनट, रेखा गुप्ता के अगर उसूल बदले हैं तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी, बिल्कुल करेगी। क्योंकि वो कोई जाति की पार्टी नहीं, ना कोई धर्म की पार्टी, वो एक सामाजिक संस्कारिक पार्टी है। वहाँ तत्कालीन रेखा गुप्ता के खिलाफ निर्णय लिए जाएंगे अगर इस तरीके की हरकत बता रहे थे। हाँ, मैं जैसे आज पेड़ की बात चल रही है। कहाँ पेड़ की बात चल रही है? भाई पेड़ एक माँ के नाम से मैं जो सारे चैनलों पे आया है। अरे आने दीजिए, यहाँ मेन बात नहीं, मेन वही मैं बता रहा हूँ ना। एक जैसे पेड़ के माँ के नाम से है तो आप समझ लीजिए, पिता का माँ के लिए तो बहुत कुछ कहा गया है। पिता अगर ना हो तो रोटी नहीं होती, पिता से सिंदूर है, पिता से चूड़ी है, पिता से बच्चे के घर सुख सैंद है, पिता से सारे खिलौने हैं, बच्चों के सारी सपने पूरे हैं। तो पिता को हमने ये कहा, जब भी बात होती थी तो पिता का कहीं नाम नहीं आता है। क्योंकि अगर आप कहीं नाम लिखवाने जाएं तो पहले ये पूछते कि पिता का क्या नाम है, तो पिता के लिए भी है। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि जितने हाईवे हैं, हाईवे पे जो पक्का बन गया उसको खुदवा के एक पिता के नाम से पेड़ लगना चाहिए। तो चलो एक बात बताओ भैया, यहाँ पे तुम लोग मुद्दा काहे भटकाते हो? हम यहाँ बात कर रहे हैं रेखा गुप्ता की, हम बात कर रहे हैं और रेखा गुप्ता जी की मैं कह रहा हूँ, रेखा जी की गुप्ता की जो बात कर रही है तो उनका भी समझना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए कि मान लिया अगर मोदी जी ने और अमित शाह जी ने आपको अगर बना दिया है तो इसका मतलब नहीं है कि गरीबों पे आप जास्ती कर रहे हैं। हर कानून में नियम है। आप अगर मान लिया गलत जगह पर है तो पहले ये प्रधानमंत्री का आदेश है और ये अमित शाह का और शासन का भी आदेश है कि पहले जो गरीबों को हटाना चलिए ठीक है, आप पहले उनका इंतजाम कहीं कर दीजिए। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अब रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि हमको 24 AC चाहिए, ठीक है, 80 पंखे चाहिए, और तो सुनिए 50 हमको TV चाहिए, वो बड़ा 55 इंच वाला जिसमें हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकें। और सुनिए वो हाथ जो है उनके थक जाते हैं, बेचारी बड़ी लोग हैं, बर्तन नहीं धो पाती हैं, तो उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक वाला बर्तन धोने वाला चाहिए। और उनको जो है दो मतलब हवेली चाहिए, एक में खुद रहेंगे, एक में उनके नौकर चाकर रहेंगे। नहीं, ये वो क्या उनकी सुविधाएं चाहिए उनको चाहिए, मगर उनको गरीबों झूमर चाहिए और 3 झूमर भी चाहिए। बिल्कुल कह रहा हूँ, ठीक है भाई, वो मुख्यमंत्री है, मालिक है, 3 झूमर क्या करेंगी? भाई मैं कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री है, पावर में है, कुछ भी कर सकती है। मगर ठीक है, केजरीवाल ने जो है कुछ भी कर लिया था, टाइल्स लगवा लिया था, बाथरूम में टाइल्स लगवा लिया था, तब आप सब जो है उतर गए थे सड़कों पे, आप नहीं उतरेंगे? नहीं, उनके आप समझ लीजिए, आपके बता रही है मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी हैं और राजनाथ सिंह जैसे और योगी जैसे का भागडोर हाथ में है। अगर कोई बीजेपी का ऊंचे पद पे अगर चला गया, वो गलत करेगा, हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे। क्योंकि ये सरकार सरकार ने कभी नहीं कहा, मैं आपके चैनल के माध्यम और आप पढ़ लीजिए, सरकार ने कभी नहीं
कहा कि गरीबों को हटाइए। सरकार ने ये कहा अगर मान लो गरीबों को हटा रहे तो पहले उनको उनकी व्यवस्था करिए। तो व्यवस्था देखने से पहले अगर समिति में आप डिसीजन लेने से कोई भी डिसीजन पहले ही आप एक्शन ले रहे हैं। आपको चाहिए कि पहले आप एक एनालिसिस करें, स्ट्रेटजी को पहले पब्लिश करें, यानी कि आप अपने समाज में जहां टारगेट कर रहे हैं पहले आप जाइए, वहां पर आपको जो भी गतिविधि करनी है पहले आप उनको बताइए कि हम ये गतिविधि करने वाले हैं और उनकी तरफ से फीडबैक। नोटिस देना एक प्रक्रिया नहीं होती, नोटिस एक तरफा कार्रवाई है। नोटिस देने के बाद आप इंतजार कीजिए, उनकी तरफ से एक समिति बने, उनका पक्ष रखने के लिए एक वकील बने, एक समिति उनका पक्ष रखने के लिए बात करे। ये थोड़ी है कि आपने नोटिस दे दी 15 दिन बाद बुलडोजर चला देंगे, तो इसका मतलब कोई नहीं है। वो तो सरकार की जमीन है ना, सरकार की जमीन है, लेकिन सरकार की जमीन पे जब कब्जा हो गया। भैया सुनिए, मेरी जमीन है, आप आके रहने लग जाए। इनकी सरकार की बात से मैं सहमत हूँ और भाई साहब जो बात करे बिल्कुल सही कह रहे हैं और धरातल पे सही है ये बात। ये इन्होंने कोई गलत नहीं कहा क्योंकि इनको दर्द है और गरीबों का, और ये बिल्कुल 100% है। हर आदमी को गरीब की आवाज, किसी पार्टी में कोई व्यक्ति हो या किसी संस्था, अगर किसी के ऊपर अत्याचार है तो आवाज उठाना जनता का दायित्व बनता है। और ये लोग, मैं आपके चैनल से ये भी बता देना चाहता हूँ, हमारे जो है मोदी साहब या जो सत्ता में बैठे उनको ये माने, ये सरकार को कुछ लोग जो है नोटिस ना दे के, उनको जैसे भाई साहब ने कहा कि कमेटी बनाए, वकील है, उनको समय देना चाहिए। ये लोग ना दे के सरकार को लोग बदनाम कर। आप ये पूछना चाह रही है कि अगर आपके घर में कोई घुस गया तो आप कार्रवाई कैसे करेंगे? ठीक है, एक छोटे से मकान में घर में घुसने पर आप तुरंत गोली चला देंगी क्या? गोली चला देंगी या पूछेंगी कि आप कौन हो, कैसे आए, क्या करोगे, और फिर उसके बाद सारी कानूनी प्रक्रिया के बाद जाएंगी। अगर आप लीगल तरीके से जाना चाहती हैं तो अगर गोली चला के ही कि आपको कब्जा वापस लेना होता तो हर किसी के घर में बंदूक और तलवार रख दो, फिर कानून की जरूरत क्या है? तो प्रक्रिया ये भी, कानून सिर्फ असहायों और गरीबों के लिए नहीं है, सशक्त लोगों को भी उसे मानना पड़ेगा। ये बात समझनी है सरकार को भी और वर्तमान सरकार को भी और जो सरकार में नहीं है विपक्ष को भी, कि कानून जो है किसी की मर्जी से नहीं चलेगा। वो असहायों के लिए एक सुरक्षा का कवच है, लेकिन इसे एक अस्त्र नहीं बनाया जा सकता गरीबों के लिए। तो आप गुप्ता जो ये सब मांग रही है, डिमांड कर रही है, हमारी नई नवेली सीएम, उनको बताइए। डिमांड, रेखा गुप्ता जी की जो डिमांड है वो उनकी, हर किसी की अपनी संतुष्टि का एक लेवल होता है, स्तर होता है। मैं उनके संतुष्टि के स्तर के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो प्रक्रिया हो रही है उसकी प्रक्रिया के बारे में सोचने की जरूरत है कि भारत देश में इस तरीके, वो भी तो भारत के नागरिक है ना, उनका आधार कार्ड बना होगा, वोटर कार्ड बना होगा ना। जब कब्जा हो रहा था तब किसने बनवाया? तब किसकी सरकार थी? उस आदमी ने कब्जा करवाया वोटर बैंक के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए। दादा क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील खान। कहाँ रहते हैं? यही लखनऊ के रहने वाले हैं। दादा ये बताइए कि जो है सीएम रेखा गुप्ता बहुत चीजों की डिमांड कर रही है दिल्ली में। अब पहले कह रही थी कि हम बहुत जो है एकदम साधारण जो है सीएम हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको खाली जनता का विकास करना है। अब वो जो है तरह तरह की डिमांड कर रही हैं, पंखे मांग रही हैं, एसी मांग रही हैं, कह रही 50 टीवी चाहिए, 2 घर चाहिए, बर्तन धोने वाली मशीन चाहिए। क्या कहेंगे इससे आप? देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं मैं उनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी जानता हूँ। रेखा गुप्ता की पार्षद से लेके, पार्षदी से लेकर के और मुख्यमंत्री तक, क्योंकि नंबर 1 पे तो जिस दल की वो मुख्यमंत्री जिस दल से है वो दल ही झूठ बोलता है। बीजेपी झूठी है बिल्कुल 100%। इन्होंने कहा था दिल्ली के अंदर हम प्रति महिला को 2,500 रुपए उसके खाते में देंगे। उससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा था कि हम देश के प्रति नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। उससे पहले मोदी जी ने कहा था हम देश के साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब 14 से आज तक आप अगर जोड़ लीजिए 11-12 साल हो रहे हैं तो 12 दूना 24 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिल जाना चाहिए था। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेचारे रिक्शा चला रहे, बैटरी रिक्शा चला रहे, और क्या तमाम पढ़े लिखे। आप लखनऊ शहर के अंदर मौजूद हैं, आप कहीं चले जाइए। क्या करते हैं? मैं तो किसान हूँ। किसान है? मैं तो आपकी सरकारी नौकरी काहे नहीं लगी? पहले सरकार बांटती थी जब नौकरियां, तो काहे नहीं लगी? आपको शायद पता ही नहीं है कि इससे पहले जितने विभाग थे ऐसा कोई विभाग नहीं था जिसमें हमारे समाज के, आपके समाज की, कोई ऐसा समाज नहीं था जो नौकरी में ना हो। आज जितने लोग नौकरी कर रहे हैं इनको रिटायर होने के बाद में वो अपने घर पहुंच जाते हैं और संविदा पे रख रहे हैं। मेरे पूछने का मतलब ये है कि नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी होती है क्या?
कोई नौकरी नहीं, नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है क्या? आपको चैनल काबिल भी तो होने चाहिए। क्या बिना ये जो रिक्शा चला रहे हैं, जब इनके पास कोई रोजगार नहीं है तो ये अपना पेट भरने के कोई काम करेंगे नहीं करेंगे? आप पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, आप आईडी के लिए घूम रही है। निकलती है यूपी पुलिस की, चलिए अभी निकली थी, अग्निवीर की निकलती है, एसएससी जो है हमेशा पेपर कराता है, यूपीएससी हमेशा कराता है। आप इतने काबिल हैं तो क्यों नहीं यूपीएससी का पेपर क्लियर कर लेते हैं? तो ये अग्निवीर की, अगर आप काबिल हैं तो नौकरी है। आप और बात करिए। कहीं नौकरी नहीं है। आप उस तरीके की बात मत करिए जहां पर आप बड़ा जिम्मेदार चैनल है। अभी इन्होंने जो किया है, अग्निवीर की 3 साल और 4 साल की नौकरी करने के बाद में जिनके माता पिता ने लाखों नहीं 10 लाख रुपए लगा करके अपने बच्चे को पढ़ाया है, लिखाया है, उसको ग्रेजुएट बनाया है, उसको मतलब 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी दिला करके, और 5 साल के बाद जब वही जिनकी अग्निवीर वाली आप बात कर रहे हो, जब वो सेना में भर्ती हो जाएंगे, जाके सारे अस्त्र और शस्त्र चलाना सीख जाएंगे, उसके बाद उनको जब किनारे कर दिया जाएगा तो फिर वही लोग निकल करके वो कौन सा काम करेंगे? 5 साल में आपके पास कोई कौन सा काम करेंगे निकल के? वो ऐसे काम करेंगे जो आप नहीं कह सकते हैं। बताइए, नहीं, मैं खुद इल्जाम लगा रहे हैं कि इल्जाम बिल्कुल 5 साल नौकरी करने के बाद में जब आदमी को नौकरी निकाल दिया जाएगा तो जब बेरोजगार होगा तो क्या होगा? क्या काम करेगा? क्या होगा? बात क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो जो है कुछ ऐसा काम करेंगे। जब 5 साल नौकरी करने के बाद में जब वो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, बनाने लगेंगे। क्या नहीं बनाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनको सब सारी ट्रेनिंग हो जाती है, वो सब कुछ बना सकते हैं। तो ऐसा सरकार जो काम कर रही है, कुछ भी बना सकते हैं। ये तो बम का नाम आप ले रही है, मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐसे कार्य करने लगेंगे जो नफरत के अंदर। मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन जब आप किसी को 5 साल नौकरी कराने के बाद में उसको आप हटा देंगे तो फिर जब बेरोजगार हो जाएगा तो क्या करेगा? कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस वजह से सरकार के पास, ये भारतीय जनता पार्टी की, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत हो या केंद्र की नरेंद्र मोदी की हुकूमत हो, सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। ये न शिक्षा की बात करेंगे, शराब तो बढ़ा रहे, शराब का काम तो बढ़ा रहे, लेकिन विद्यालय बंद करा रहे। इनकी मंशा ये है कि देश की आवाम जो है अशिक्षित रहेगी तो हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगी, अशिक्षित रहेंगे तो हमसे कोई रोजगार नहीं मांगेंगे, और शिक्षित हो जाएंगे तो ये सरकार की आंख डाल करके हमसे जवाब मांगेंगे, हमसे पूछेंगे हमारी नौकरी कहाँ है, हमारा रोजगार कहाँ है, हमें शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, ये सारी बातें लोग पूछेंगे। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें सिर्फ चंद पूंजीपतियों की मदद करती है, जिनका हजारों हजार करोड़ रुपया कर्जा माफ कर देती है, और कोई एक गरीब आदमी अगर बैंक से 10,000 रुपए ले लेता है तो उसके घर के कुल की डिग्री यही लोग करवा देते हैं। गरीब आदमी जो पहले था 2014 से पहले, और आज भी उसकी स्थिति यही है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में उतना फर्क है जितना जमीन और आसमान में है। इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। सिर्फ ये ऐसी बात करेंगे कि इनको एक देश की आवाम को इन्होंने धर्म का नशा जो पिला दिया है, इस वजह से हुकूमत में है। और 2027 में उत्तर प्रदेश में ना योगी जी रहेंगे और 2029 में ना नरेंद्र मोदी जी, देश की हुकूमत चली जाएगी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने यहाँ पर जनता से बात करी है, जनता ने क्या कुछ कहा आप सभी ने सुना। आप सभी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप इसमें अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।